प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, जो मूल प्रस्तावना है वह उसमें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में कुछ शब्द जोड़े गए और वह शब्द हैं जो 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। वह शब्द हैं एक तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। और इसी तरीके से राष्ट्र के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दावली का प्रयोग 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। इस प्रकार जो मूल संविधान की प्रस्तावना है उसमें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की एकता और अखंडता ये शब्द जोड़े गए हैं। इस प्रकार इस 42वें संविधान संशोधन के बाद भारत के संविधान की प्रस्तावना को अगर हम देखें तो वह इस प्रकार से है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये भारत के संविधान की प्रस्तावना है। हम इसके इतिहास को देखें कि ये संविधान की प्रस्तावना कैसे बनी और कैसे ये संविधान का हिस्सा बनी। तो ये जो संविधान की प्रस्तावना है ये मूलतः उस उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप है जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। 2 चरणों में इस उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा हुई। पहली बैठक जो हुई संविधान सभा की जो 9 दिसंबर 1946 को आरंभ हुई, जैसा हमने पहले भी वीडियो में आपको ये बतलाया था, और 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने ये उद्देश्य प्रस्ताव या लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो प्रस्तुत किया। उसके ऊपर 16 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर 1946 तक 5 दिन पहले इस पर विचार विमर्श हुआ। M.R. जयकर ने इस उद्देश्य प्रस्ताव पे कुछ संशोधन प्रस्तुत किए और उन्होंने ये कहा कि चूँकि उस समय मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, इसलिए जयकर ने ये कहा कि जब तक मुस्लिम लीग के सदस्य और देशी रियासतों के प्रतिनिधि जब तक संविधान सभा में नहीं आ जाते तब तक उद्देश्य प्रस्ताव पर जो विमर्श है या जो बहस चल रही है उसे स्थगित कर दिया जाए क्रिसमस के अवकाश तक। तो बाद में क्रिसमस का अवकाश हो गया 21 दिसंबर के बाद, और वापस संविधान सभा की बैठक, दूसरी बैठक जो है वो 20 जनवरी 1947 से शुरू हुई। तब इस उद्देश्य प्रस्ताव पर पुनः विमर्श शुरू हुआ और 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को या इस संकल्प प्रस्ताव को जो है वो पारित किया गया। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव अगर आप देखें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कभी आप पढ़ें तो उसमें 8 बिंदु हैं, जिसमें ये कहा गया है कि ये संविधान सभा भारत को स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न गणराज्य के रूप में घोषित करने के अपने दृढ़ और सत्यनिष्ठ संकल्प की ओर भारत के भावी संविधान बनाने की घोषणा करती है।
जिसमें भारत के वर्तमान राज्य क्षेत्र को प्रभुत्व संपन्न भारत का भाग बनने के लिए जो तैयार हो को मिलाकर एक ऐसा संघ बनाना जिसमें प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियां दी जाएगी। यानी इस उद्देश्य प्रस्ताव के पहले बिंदु में ये कहा गया कि ये संविधान सभा जो है भारत को एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने का संकल्प लेती है और साथ ही साथ भारत के भावी संविधान बनाने का संकल्प लेती है। दूसरी बात इसमें ये कहा गया कि ये संविधान सभा भारत को एक संघीय भारत या भारत में एक संघीय व्यवस्था को निरूपित करने का संकल्प करती है। और ये भारत का ये संघ किससे मिलेगा? जो वर्तमान राज्य क्षेत्र जिसमें दो चीज़ें थी, एक तो ब्रिटिश प्रांत सम्मिलित थे, चीफ कमिश्नर प्रांत सम्मिलित थे, और उसके अलावा जो देशी रियासतें या वो क्षेत्र जो भारत के संघ में मिलने के लिए तैयार हों, भारत की प्रभुत्व संपन्नता को स्वीकार करके उसमें मिलने के लिए तैयार हों, उनको मिलाकर के भारत का एक संघ बनाया जाएगा और उस संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ जो बची हुई शक्तियाँ हैं वो प्रांतों को दी जाएंगी। फिर ये कहा गया कि इस उद्देश्य प्रस्ताव में कि प्रभुत्व संपन्न भारत की सभी शक्तियों, प्राधिकार, उसके संगठक भाग व शासन के सभी भाग लोक से व्युत्पन्न है। अर्थात ये कहा गया कि इस भारत की जो भी सरकार होंगी, चाहे वह सरकार संघीय सरकार हो या उसके संगठक भागों या इकाइयों की सरकार हो, उन सभी को जो सत्ता की प्राप्ति है वह जनता से होगी, यानी जनता का शासन होगा। यानी हम भारत के लोग मिलकर के इस संविधान का निर्माण करेंगे। फिर तीसरी बात इस संकल्प प्रस्ताव में या उद्देश्य प्रस्ताव में ये थी कि भारत की जनता को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास व धर्म की, ईश्वरोपासना की, काम धंधे की, संघ बनाने की और काम करने की स्वतंत्रता होगी। व्यक्तिक स्थिति व सुविधा की समता प्रदान की जाएगी तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाएगा। इस उद्देश्य प्रस्ताव की अगली बात ये थी कि अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़े और जनजाति क्षेत्रों के लिए और दलितों और अन्य पिछड़े हुए वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षा उपाय यानी उनके संरक्षण के उपाय किए जाएंगे। भारत गणराज्य के राज्य क्षेत्र की अखंडता और भूमि, समुद्र तथा आकाश पर उसके प्रभुत्व संपन्न अधिकार, न्याय और सभ्य राष्ट्रों की विधि के अनुसार रखे जाएंगे। यानी भारत आंतरिक और बाह्य रूप से संप्रभु होगा। यह प्राचीन भूमि विश्व में अपना समुचित और गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करेगी और विश्व शांति तथा मानव कल्याण के लिए स्वेच्छा से अपना पूरा सहयोग प्रदान करेगी। इसी उद्देश्य प्रस्ताव, ये जो है उद्देश्य प्रस्ताव था और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में चलकर संविधान की प्रस्तावना बनाया गया। अब इस प्रस्तावना को जिसका पठन अभी हमने किया उसकी विशेषताएं क्या है? देखिए, ये जो प्रस्तावना है, ये जो प्रियम्बल है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूरे भारत के संविधान का दर्शन है। यानी भारत के संविधान का निर्माण करने वाले जो संविधान निर्माता थे वो भारत में किस तरह की शासन व्यवस्था का निर्माण करना चाहते थे, इसका एक मूलभूत या आधारभूत ढांचा क्या होगा, ये इसके पीछे का जो पूरा दर्शन है ये इस प्रस्तावना में अभिव्यक्त होता है। ये प्रस्तावना ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से हम जब कोई जैसा नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए संविधान सभा में ये कहा था कि जब हम कोई संविधान की रचना जब कोई हम संरचना बनाते हैं या कोई हम भवन का निर्माण करते हैं तो हम उसके पहले उसका नक्शा बनाते हैं। तो ये प्रस्तावना जो है उस नक्शे को अभिव्यक्त करती है, उस को अभिव्यक्त करती है, उस नक्शे को या उस आधारभूत ढांचे को अभिव्यक्त करती है जिस पर संविधान का पूरा भवन निर्मित होना है। और ये जो प्रस्तावना है इसलिए ये निचोड़ है पूरे संविधान का, उस पूरी शासन व्यवस्था का जो सब भारत के संविधान के द्वारा निर्मित की गई है। इस प्रस्तावना के 3 स्पष्ट उद्देश्य थे कि एक तो इस प्रस्तावना के द्वारा संविधान के स्रोतों का
को अभिव्यक्त करना था। संविधान के स्रोत का मतलब ये संविधान में जिस शासन व्यवस्था को अपनाया गया है उस शासन व्यवस्था की शक्ति का स्रोत क्या होगा, कहाँ से उसे सत्ता प्राप्त होगी। तो इसमें हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग करके यह अभिव्यक्त किया गया है प्रस्तावना में कि इस संविधान का स्रोत या इस संविधान के द्वारा जो भारत की शासन व्यवस्था बनाई गई है, जो शासन व्यवस्था निरूपित की गई है, उस शासन व्यवस्था की सत्ता का स्रोत या उसकी शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग हैं। इस प्रकार से भारत में जनप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत जो है निरूपित किया गया है। यानी भारत में संप्रभु कौन है? भारत में संप्रभु है हम भारत के लोग। ये संविधान के को और संविधान के द्वारा निरूपित सारी शासन व्यवस्था को संपूर्ण सत्ता जो का सौंप रही है वह हम भारत के लोग हैं। दूसरा, इस प्रस्तावना में ये स्पष्ट किया गया है कि हमारा शासन का स्वरूप कैसा होगा। तो हम इसके आगे हम चले, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये हमारे शासन का स्वरूप होगा। यानी भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, लोकतंत्र होगा, डेमोक्रेसी होगी, जनता का शासन होगा। लेकिन वो डेमोक्रेसी भी कैसी होगी? गणतंत्र ही है। यानी हमारा जो राज्य का मुखिया होगा वह राज्य का मुखिया वंशानुगत न होकर, ब्रिटेन में जैसे राजा होता है, सम्राट होता है जो वंशानुगत होता है, हमारे लोकतंत्र में राज्य का जो मुखिया होगा वो ब्रिटिश सम्राट की तरह वंशानुगत नहीं होकर के वह चुना हुआ होगा। यानी हम लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। और संविधान के आधारभूत लक्ष्य क्या हैं? तो आधारभूत लक्ष्य हैं स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व की स्थापना। तो ये स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व जो फ्रांस की राज्य क्रांति से उत्पन्न 4 महत्वपूर्ण आदर्श थे, जिसको फ्रांस के संविधान में संविधान सभा ने स्थान दिया था, उसको हमने संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया कि इस संविधान सभा का उद्देश्य, जो इस पूरे संविधान बनाने का जो उद्देश्य है वह है भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्वता प्रदान करना और साथ ही साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता सुरक्षित करना और व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षित करना। इस प्रस्तावना से हमें ये जानकारी मिलती है कि भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता जो है प्राप्त होगी। प्रस्तावना 2 कार्य करती है। संविधान के प्राधिकार का स्रोत बतलाती है, जो अभी मैंने कहा कि संविधान के प्राधिकार का स्रोत क्या है? भारत की जनता। संविधान के संचालन का पथ प्रदर्शन करती है, यानी वह उन आदर्शों को अभिव्यक्त करती है जिन आदर्शों को लेकर के भारत का संविधान बनाया गया है और भारत की शासन व्यवस्था या सरकारों को काम करना है। यह आदर्श क्या है? एक तो भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, यानी आंतरिक और बाह्य रूप से भारत संप्रभु होगा। उसके ऊपर किसी और देश का, किसी और राज्य का अधिकार नहीं होगा। फिर समाजवादी होगा। ये शब्द बाद में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी के शासन के समय जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष होगा, सेक्युलर होगा, लोकतंत्रात्मक होगा और गणराज्य होगा। संविधान की ये जो प्रस्तावना है बड़ी महत्वपूर्ण है और इस महत्व को व्यक्त करते हुए अर्नेस्ट बार्कर ने अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी में प्रस्तावना को भारत के संविधान की कुंजी बताया। अर्नेस्ट बार्कर ने सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी अपनी किताब में के प्रारंभ में भारत के संविधान की इस उद्देशिका या इस प्रस्तावना को उद्धृत किया है और कहा है कि उसमें इस पुस्तक के समस्त तर्क समाहित है। यानी अर्नेस्ट बार्कर ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी किताब में जो सोशल और पॉलिटिकल थ्योरी में जिस स्वतंत्रता, समानता, न्याय आदि के सिद्धांतों को व्यक्त किया है उसके सारे तर्क इस भारत के संविधान की इस प्रस्तावना में समाहित है और वह इस पुस्तक की कुंजी के रूप में कार्य कर सकती है।
अर्नेस्ट बार्कर ये कहते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में कि जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपनी सारी पुस्तक में जो कुछ कहने का प्रयास किया है वह इसमें बहुत थोड़े से शब्दों में रख दिया गया है और इसे मेरी पुस्तक का मूल स्वर माना जा सकता है। यानी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अर्नेस्ट बार्कर जैसे महान जो लेखक हैं पॉलिटिकल साइंस के, वो अपनी किताब के अंदर ये कह रहे हैं कि मेरी पुस्तक में मैंने जो कुछ कहने का प्रयास किया गया है, कहा है, प्रयास किया है, वो बहुत थोड़े से शब्दों में भारत के संविधान की प्रस्तावना में कह दिया गया है। और मुझे इस बात पर गर्व है कि भारत के लोग अपने स्वतंत्र जीवन का आरंभ राजनीतिक परंपरा के उन सिद्धांतों के साथ कर रहे हैं जिन्हें हम पश्चिम के लोग पाश्चात्य कहकर पुकारते हैं, किंतु जो अब पाश्चात्य से कहीं अधिक है। हमेशा ये माना जाता रहा कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व की बात केवल पश्चिम के समाजों में ही की जाती रही है, लेकिन भारत के संविधान में, संविधान की इस प्रस्तावना में भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व का दिलाने का जो संकल्प लिया गया है वह यह अभिव्यक्त करता है कि भारत के अंदर भी पश्चिम के इन मूल्यों को भारत के समाज में लागू किया जा रहा है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, उन्होंने ये कहा कि संविधान की प्रस्तावना को भारत के संविधान की मूल आत्मा कहा है और वह एक ऐसी मूल आत्मा है जो शाश्वत है और अपरिवर्तनीय, यानी इसे बदला नहीं जा सकता। इसीलिए हम बाद में बात करेंगे कि भारत के संविधान की इस प्रस्तावना को भारत के संविधान का मूल ढांचा या आधारभूत संरचना कहा गया है। के.एम. मुंशी ने भारत की इस संविधान की इस प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने इस प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और संविधान का आभूषण बताया है। M.R. पलांडे ये कहते हैं कि प्रस्तावना जो संविधान का अंग नहीं है, संविधान की स्रोत, आदर्श, लक्ष्य और राजनीतिक ढांचा आदि की घोषणा करती है। वे यह भी कहते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना उन आदर्शों और लक्ष्यों की शानदार घोषणा है जिन्हें भारतीय जनता ने अपने सामने रखा है, यानी स्वतंत्रता, समानता और न्याय के आदर्श, लोकतंत्र का आदर्श, गणतंत्र का आदर्श, ये वो सारे आदर्श हैं जिन्हें भारतीय जनता ने अपने सामने रखा है और जिन्हें वो उस राजनीतिक ढांचे के द्वारा प्राप्त करना चाहती है जिसे उसने स्वेच्छा से अपने लिए रचा है। तो इस रूप में भारत के संविधान की ये जो प्रस्तावना है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में और विस्तार से बात करेंगे।